वालेकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं बेनज़ीर मेहदी। जब भी जिक्र आता है बलूचिस्तान का तो मस्जिदा लाशें, सिक्योरिटी की बदतरीन सूरत हाल, अमनो अमान, बिगड़ती हुई अमनो अमान और दीगर मसाइल का तस्वुर जो है वो जहन में दौड़ जाता है। वक्त बदल गया, हुकूमतें बदल गईं, मगर बलूचिस्तान के मसाइल जूं के तूं हैं। बलूचिस्तान के मसाइल कब हल होंगे? क्या ये सूबा जो कि मादनियात से माला माल है और रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, क्या कभी तरक्की की राहों पे गामजन हो सकेगा? इन्हीं सवालों के जवाबात आज हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है साबिक वजीर आला बलूचिस्तान नवाब गौस बख्श बारूज़ई साहब को। नवाब साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बड़ी मेहरबानी जी। सर, ये बताएगा कि गुज़श्ता एक साल से बलूचिस्तान की सूरत हाल बजाय बेहतरी की तरफ जाने के बदतरी की तरफ आ रही है, यानी सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो बिगड़ती जा रही है। वहाँ पे जो कबाइल हैं, हम देख रहे हैं कि उनके नौजवानों में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन पाई जा रही है, जिसकी वजह से जो है वहाँ की सिक्योरिटी की सूरत हाल वो ख़राब करते हैं, एक दूसरे पे हमले करते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं। ये मसाइल कब हल होंगे? हुकूमतें क्यों इनके लिए कोई इक़दामात नहीं करती हैं? ये बहुत बड़ा सवाल कर दिया आपने जी। इसके लिए तो पीछे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो ना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए आपस में या किसी और से। हकूक की बात है। हकूक ऐसे होता है, लिखा होता है, जहाँ पे जिसका हक है उसको दे दिया जाए बगैर मांगे, बगैर किसी के लिए क्या कहते हैं रिएक्शन दिखाए। यहाँ पे मसला ये है कि जिन्होंने वो मसाइल देने हैं, उन मसाइल के ऊपर खुद कब्जा करके अपने आप को उन्होंने बहुत ही ज्यादा तरक्की दे दी और सूबा बलूचिस्तान बेचारा पीछे रह गया। अब बलूचिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटर्स को देख लीजिए, पॉलिटिकल छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल पे फिर हम बाद में बात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव जो एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेज के जमाने से थी, उसके बाद से जो आ रहे एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनकी जिंदगी बड़ी जबरदस्त है उनकी जी। लोगों के पास यहाँ पे जो सर्विस करके चले गए, वो कनाडा में, अमेरिका में, बरतानिया में और जगह पे, वहां पे उनके पास बड़ी बड़ी एस्टेट्स हैं। और यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको भी उन्होंने सिखा दिया। तो बस एक रॉ है चली आ रही है कि भाई बलूचिस्तान इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे किसी भी तरह से पैसे बनाने हैं, बस गए बलूचिस्तान का एक दौरा लग गया, एक टेन्योर लग गया तो फिर ठीक है। अब मसला ये है कि हमारा मुल्क जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं इसको। इस्लाम भी है, जमहूरिया भी है और पाकिस्तान तो ही है। लेकिन ये कि हमने अपने आइन कॉन्स्टिट्यूशन को भी छोड़ा हुआ है, और जो सबसे बड़ा आइन है हमारा, जो इस दुनिया में भी हमको काम दे रहा है और आगे भी देगा, वो कुरान। हमने मुसलमानियत भी छोड़ दी हुई है कि जिसका हक है उसको बगैर मांगे दे, और जिसको आप देते हैं तो उसको जताए मत, हम पे जतलाए मत। हमने बहुत से लोगों को बहुत आगे कर दिया है, हमसे मुराद हमारे सूबे ने। तो अब ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ना कोताहियां शुरू से चली आ रही है जी। अब वो कोताहियां अगर खत्म कर दे एडमिनिस्ट्रेशन में भी और दूसरे भी लॉ एंड ऑर्डर में भी, तो क्योंकि आपको पता है ये पहाड़ है, सहरा है, वो नहीं है, रोड्स नहीं है, मोटरवेज हमने नहीं मांगे। मैंने एक बार शहबाज शरीफ साहब से कहा था जब वो सीएम थे, तो मैंने कहा जी हमको हाईवेज ही दे दे इस तरह की, सारे बलूचिस्तान में एक्सेस होगी तो जहाँ कुछ गड़बड़ वहां आप आराम से पहुंच सकते हैं। दूसरे बड़े शहर में बलूचिस्तान के बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे न ट्रेन सीधी चलती है जी, न यहाँ से हवाई जहाज का कोई सफर हो सकता है। कोयटा जाना पड़ेगा आपको, ऊपर और नीचे सखर की तरफ जाना पड़ेगा, और फिर टिकट वहां से लेके अगर आ सकते हैं तो आ जाए। तो ये है कि यहाँ इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली एज पर डिजाइंस ऐसे रखा हुआ कि जो कुछ भी होगा इसको डाल देंगे हम किसके ऊपर, बलूचिस्तान की पसमानदगी के ऊपर, और पसमानदगी के लिए एक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। नवाब साहब, अभी आपने जिक्र किया कोताहियां हुई हैं, और कोताहियां चले हो गई, हम माजी को पीछे छोड़ देते हैं, मगर कभी तो कोई अच्छी शुरुआत भी होगी ना, कभी तो बलूचिस्तान में कोई अच्छा चैप्टर भी ओपन होगा। इन कोताहियों का अजाला कौन करेगा? हम सब मिलके जी, हम सब मिलके, हमको अगर पता होगा कि बलूचिस्तान क्या है और यहाँ क्या करना चाहिए, और यहाँ कौन कौन आया, किस किस ने काम किया, अच्छा किया बुरा किया, नजर आता है।
यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर, अगर बलूचिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटर आपको कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, दुबई में, लंदन में नजर आता है अच्छी जिंदगी गुजारते हुए, तो आप समझ जाएं इसने माँ को लूटा है, बलूचिस्तान को लूटा है। सारे फंड्स बलूचिस्तान के हैं। ऑफिसर्स हो, पॉलिटिशियंस हो या कोई भी हो, हर इदारा जो यहाँ पे आता है वो अपने लिए काम कर जाता है, लेकिन अवाम को कोई फायदा नहीं दिया। मैं कुछ नहीं कह सकता इससे ज्यादा, क्योंकि सियासी पार्टियां यहाँ पे रही है। पहली बार जब असेंबली बलूचिस्तान की आई 1972 में, जो वो असेंबली बनी, उसके बाद से गवर्नमेंट्स आती जाती रही। और इनफैक्ट यहाँ पे बलोच और पश्तून सूबा है, ये यहाँ बलोच चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर रहे हैं। पश्तून चीफ मिनिस्टर, मेरे वालिद पहले पश्तून चीफ मिनिस्टर थे बलूचिस्तान के। हम पश्तून भी मालिक हैं, सॉरी इसके क्या कहते हैं, बलूचिस्तान के। हम भी सन्स ऑफ सॉइल है, ठीक है जी। हमारी एथनिसिटी जो है सिर्फ और सिर्फ जबान की। तो अब ये है कि अगर कोई देखे तो ठीक है, अच्छे प्लेयर्स जो फाउल प्ले करते हैं, तो ऐसा करेंगे तो आपके सामने पिक्चर कभी सीधी नहीं आएगी। मुझे कहा जाता है कि आप अपने आप को बलोच कहे, पश्तून मत कहे। तो मैं भी पैदा हुआ हूँ पठान घराने में, पश्तून घराने में। हिस्ट्री मेरी हजारों साल से पश्तून है। कुरान कहता है कि तुम्हारी शनाख्त है और शनाख्त मत बदलो। तो मैं तो शनाख्त नहीं बदल सकता। मैं बलोच का भी हूँ, नावी का भी हूँ, पंजाबी का भी हूँ, सबका हूँ। नीयत साफ होनी चाहिए। बीवी मैं केयर टेकर चीफ मिनिस्टर था 2013 में। मैंने पंजाब में अलू वाली एक इलाका है मियावाली की तरफ, वहां पे भी मैंने काम करवाया, जहाँ पे आपके पंजाबी चीफ मिनिस्टर्स कुछ नहीं कर सके। मैंने बहुत काम करवाए, कुछ दोस्तों की ने मुझे कहा, मैंने करवाया। तो मेरी आंखें ऊंची हैं, क्योंकि हम पब्लिक सर्वेंट्स हैं। हम असल में पब्लिक सर्वेंट पॉलिटिशियन होता है। तो मैंने अलू वाली जाए, आप देख लीजिए, वहां मैंने काम करवाया है। किताबें छपी हैं कि हमारे शहर को तबाह होने से किसने बचाया। मेरे पास तो नहीं है रिसोर्सेज, वरना मैं आपको वहां पे दिला देता, मैं देखूंगा। तो ये कि हमको सियासतदान जो होता है वो आवाम की बात करता है, ह्यूमैनिटी की खिदमत की बात करता है। मैं बैठा हुआ आपके सामने केयर टेकर, ठीक है जी। और पंजाब में बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक है। न कोई नफरत दिखाई मैंने, न कोई और चीज दिखाई, न मुझे वहां से वोट लेना है, न वहां मैंने आके MP MNA बनना है। लेकिन मैंने वो काम किया जो मियां शहबाज शरीफ भी नहीं कर सके थे। मुझे अजीजों ने यही बात की। मैं वो किताब अगर मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये आपको बता रहा हूँ कि सियासतदान को इंसान बनना चाहिए। जब इंसान बनते हैं तो हमारा इस्लाम भी तो इंसानियत की बात करता है जी। उसने मुसलमान की बात नहीं की, कौमियत की बात नहीं की। तो हमको बिल्कुल सर, मैं एक चीज देखती आई हूँ कौमी असेंबली में और सेनेट में कि जो पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं और बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं आकर असेंबली में, बड़े अफसोस के साथ देखा है कि बलूचिस्तान के वो मसले उस तरीके से उजागर नहीं करते। और कहीं ना कहीं ये पिक्चर पोर्ट्रे हो रही होती है, साफ नजर आ रहा होता है कि अब वो इस्लामाबाद बलूचिस्तान से जो है आ गए हैं पार्लियामेंट में, और अब वो पोजीशन को सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं। उस तरीके से, जिस तरीके के हालात खराब हैं, जिस तरीके की पसमानदगी, बेरोजगारी है, उस तरीके से कौमी असेंबली में, सेनेट में या पार्लियामान में आवाज नहीं उठाई जाती। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अगर आवाज उठाई जाती है तो भी अपने मकसद के लिए भी मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज इन इट फॉर मी। मसला ये है कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हमको नालायक तरीन बताते हैं आप लोगों की तरफ। दूसरी जगह बड़े बड़े सूबों में हम बड़ा सूबा, सबसे बड़े हम हैं। 44% पाकिस्तान का लैंड मास बलूचिस्तान है, और फ्यूचर भी पाकिस्तान का बलूचिस्तान से ही है। अगर यहाँ पे फाउल प्ले ना हो, सही फेयर प्ले हो, तो फिर वहां के लोग हमको कहते हैं जी आप लोग करप्ट, आप लोग नाअहल और ये वो। तो फिर मुझे बड़ा जोर लगता है सफाई पेश करने में कि भाई हम नहीं हैं, आप लोग हैं। आप हमको वो रास्ता दिखाते हैं जिस पे आप चल रहे हैं, और हम थोड़े से क्या कहते हैं, जोर जबरदस्ती भी जानते हैं, हम कर लेते हैं। थोड़ा सा हो सकता है फॉल प्ले हो जाता हूँ। मैं अगर पर्सनल हूँगा तो मैं, अगर हर एक का मुझे कहेंगे तो मैं हर गवर्नमेंट का कच्चा चठा आपको पूरे सही तरीके से बता सकता हूँ कि पहली असेंबली जब आई 72 में पाकिस्तान टूटने के बाद, तो उस असेंबली में पहली हुकूमत आई। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं उसका बतौर एक नौजवान भी गवाह हूँ। और उसके बाद हुकूमत बनी, उसमें भी मैं अपने वालिद के साथ होता था। माइंड यू, मेरे वालिद पहले स्पीकर थे बलूचिस्तान असेंबली के, वो 2 बार रहे हैं स्पीकर भी, और तीसरे चीफ मिनिस्टर थे पश्तून चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के। आप जाके देख लीजिए, पता कीजिए।
किसने क्या काम किया, किसके लिए क्या काम किया। तो मैं उनकी कंटिन्यूएशन था। मैंने अपने बाप की कॉपी की 2013 में जो हालात थे, तो मेरा नफ्स पे पूरा हाथ था। मैंने केयरटेकर सेटअप में 2013 की हालात देख लीजिए, उसमें मैंने इलेक्शंस करवाए बड़े आराम से। हालांकि लोग चाहते थे कि 3 फेजेस में इलेक्शन हो, लेकिन मैंने एक फेज में करवा लिया। जो हालात थे वो आप किसी से भी पूछ सकती है जी। लेकिन मैं बाहर बैठा हूँ जी। अब वो किसी बड़े लीडर के बारे में कहते हैं ना कि ये 12वां खिलाड़ी हो गया है। अब मैं 12वां भी नहीं हूँ, मैं 25वां हूँ शायद। तो इस वजह से कहने का मतलब है कि मैं नहीं हूँ, मैं सन ऑफ सॉइल हूँ। मैं बलूचिस्तान की सारी तारीख जानता हूँ, मीडिएवल भी, पुरानी भी, ताज़ा भी, सारी की सारी। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का भी बहुत बड़ा फेल्योर है। उनको पता है कि क्या करना है, लेकिन वो कर नहीं सकते। वो वो डायरेक्शंस पे जाते हैं किसी को खुश करने के लिए। अगर आप किसी को खुश करने के लिए काम करेंगी तो कभी भी नहीं होगा। अगर आप आवाम को खुश करने के लिए काम करेंगी तो आवाम भी खुश हो जाएगी, मुल्क भी सीधा रहेगा और बलूचिस्तान भी तरक्की करेगा। और बलूचिस्तान फ्यूचर है पाकिस्तान का। अगर बलूचिस्तान के साथ ऐसे खेला जाएगा तो ये खुद ब खुद जाया कर देंगे अपने हाथ से जी। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और आपने बात की सन ऑफ सॉइल की, तो मैंने इंटरव्यू एक किया था साबिक वजीर आला बलूचिस्तान का मालिक साहब का। तो जब मैंने उनसे पूछा, इससे पहले मरहूम हासिल बज़िन जो ये सब वो हैं कि जो बहुत ज़्यादा आपको पता है असेंबली में भी आते रहे, बलूचिस्तान के लिए बात भी करते रहे। जब भी मैंने किसी बलोच लीडर से पूछा है कि बलोच हथियार क्यों नहीं रखते, क्यों नहीं तरक्की की तरफ जाते, क्यों नहीं तालीम की तरफ जाते, तो कहते हैं बलोच तो हथियार कभी रखता ही नहीं, हथियार तो हमारा जेवर है। क्या आप भी इस बात को सेकंड करते हैं, मेरी इस बात को? नहीं जी, हथियार जहां भी रखा होता है उसका जेवर होता है। आपके पंजाब में भी अगर कोई रखता है तो उसको भी अपनी हिफाजत के लिए, तो वो भी जब आप अपनी हिफाजत करते हैं तो आप मतलब ये कि ये फिर आपकी खूबसूरती है कि आप अपनी हिफाजत खुद कैसे करते हैं। ऐसा नहीं है। ये बातें हैं बड़ी तारीख ऊपर की। डॉक्टर मालिक को मैं जानता हूँ, वो मेरे बाद ही आए थे चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना। तो बस ये है कि आपको वो क्या कहते हैं, वो एड्स जब आते हैं ना किसी भी चीज के, तो बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं। तो ये ऐसा ही है। अगर डॉक्टर मालिक चाहते, इनके साथ महमूद खान अचकजई थे पश्तूनख्वा के, वो भी बलोच पश्तून कौम परस्त थे, ये बलोच कौम परस्त थे। ये लोग दोनों मिल के मुस्लिम लीग नून जो थी मरकजी वो थी हुकूमत थी जी। तो वो सब मिलकर आपस में एक ऐसा बेहतरीन किस्म का ये रेसिपी बनी हुई थी कि क्या बात है। अगर वो कोई जूस होता तो भी बेहतरीन होता, पाकिस्तान के लिए टॉनिक होता भी बेहतरीन होता। लेकिन इन्होंने ही फेल किया है। देखिए बलोचों की कितनी पार्टियां हैं, मसाइल सबके एक हैं। पश्तूनों की भी पार्टियां हैं कौम परस्त, पश्तूनों के मसाइल भी हैं, लेकिन इनका हल जो है एक ही है। लेकिन ये कि हर कोई अपने अपने तरीके पे जो है तो मसाइल के हल के लिए अपना क्या कहते हैं जी बेच रहे, चूरन बेच रहे कि नहीं ऐसे होगा तो ऐसे होगा। साथ बदकिस्मती मुस्लिम लीग नून थी उनके, वो भी कौमी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है जी पंजाब की। तो वो उनको भी पता नहीं है कि बलूचिस्तान को करना क्या है, देना क्या है। बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट लोग हैं हम बिल्कुल, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है। मैं इस वक्त बैठा हूँ आपके सामने, कैमरे के सामने आपके, तो मेरे पास कोई हथियार नहीं है, ना मैंने हथियार पकड़ के या भी हूँ। ये और सिर्फ एक एजेंडा है जिसको बढ़ाते जाएंगे। मैंने हमेशा उस जमाने में भी कहा कि जनाब बलोच का मसला अगर है तो सब मिलके बैठे एक पार्टी बनाए बलूचिस्तान का और बलोच का मसला हल कर दे। पश्तून भी ऐसे ही है। ऐसे नहीं कि डॉक्टर मालिक की पार्टी थी तो वो अपने पार्टी को यहाँ पे ताकतवर करने लगे। महमूद अचकजई की पार्टी भी हुकूमत में आई तो उन्होंने भी अपनी ही क्या कहते हैं उसमें देखा, क्या कहते हैं पर्सपेक्टिव में देखा पश्तूनों के प्रॉब्लम को भी। वो पश्तून बन जाते हैं, वो बलोच बन जाते हैं, उनका मसला सबका मसला। ऐसा नहीं है। खान अफ कलात बाहर बैठे हुए, उनसे मैंने कहा था कि बलूचिस्तान का मसला हल हो सकता है अगर उनके साथ पार्लेस की जाए। अगर यहाँ पे पर्सनल लूजर कोई है तो खान अफ कलात जो कि हिस्टोरिकली बलोचों के सबसे बड़े हैं और पढ़ी उनकी वो थी खानाइट थी, ठीक है जी। तो वो स्टेट उनकी थी, उनको भी बुला लेते फिर तो ठीक था। जहां उनको इज्जत देने की बात होती है वहां कोई बात नहीं करता जी। बिल्कुल। लेकिन अपने
बनाने के लिए फिर आप लोगों को पर मुझे थोड़ा सा वो होता है कि आप लोग पढ़ते नहीं है, तो क्या कहते हैं, तहकीक नहीं करते कि बलूचिस्तान है क्या, इधर कौन है। मैंने कहा ना, मैं सन ऑफ सॉइल हूँ, मैं बलोच नहीं हूँ जी, मैं बलोच नहीं, मैं पश्तू हूँ। मुझे कहा जाता है अपने आप को बलोच बोलो, मैं बलोच नहीं बोल सकता अपने आप को। मेरे ऊपर मजहब की भी जो है ना वो है, पाबंदी है कि मैं नहीं कहूँ अपनी नस्ल ना बदलूं। कुरान में लिखा हुआ है कि आपकी जो शनाख्त है यही है। तो कहने का मतलब ये कि थोड़ा सा इखलास चाहिए, थोड़ा सा इखलास पॉलिटिकल पार्टीज में भी, कौमियतों में भी, इदारों में भी। अगर इदारे ठीक हो जाए, अपना काम सही तरीके से करें, पाकिस्तान का मसला बलूचिस्तान के पर्सपेक्टिव में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान को यहाँ से कोई गाली दे। अब मसला ये है कि जिस तरीके से लोग कहते हैं इदारे नाकाम हैं जी, मैं आपको बता दूं जितने भी इदारे हैं वो नाकाम है। वो अपनी जाती दोस्तियां, जाती मोहब्बतें और जाती क्या कहते हैं चाहते हैं, उनको देख के काम करना चाहते हैं। तो बलूचिस्तान से फायदा सब ने उठाया है सिवाय कुछ लोगों। बिल्कुल आपने सही कहा कि इदारे नाकाम हैं। और हमने देखा कि 2022 में जब सैलाब आया था तो पेशीन की बात ले रहे, पूरे बलूचिस्तान भर में जहाँ जहाँ भी बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, हुकूमत ने इग्नोर किया और लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो इकदामात किए, सड़कें बनवाई। तो उस वक्त गवर्नमेंट कहाँ होती है, हुकूमत होती है। आपने अभी खुद कहा कि फंड्स लिए जाते हैं बलूचिस्तान के नाम पे इतने ज्यादा, तो वो फंड्स कहाँ जाते हैं? वो फंड जब लोगों की बहबूद के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहे, सैलाब आफत ज़दा, जब सैलाब एक आफत जब आई हुई है उसमें इस्तेमाल नहीं हो रहे, तो फिर वो फंड जा कहाँ रहे हैं सर? मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जहां जा रहा है उनको नजर आता है, लोगों को अपनी आंखों से देख सकते हैं। जहां पे पोस्टें जो है खरीदी जाती हैं एक करोड़ों रुपए दे के, तो इसका मतलब है कि ये इन्वेस्टमेंट है करोड़ों की अपने लिए, आगे के लिए। सैलाब आता है तो यहाँ पे वो इदारे जो काम कर रहे होते हैं वो अगले सीजन के लिए अल्लाह अल्लाह करते हैं कि फिर सैलाब आए ताकि पैसे आए और हम कमाए और कनाडा में जाए, अमेरिका में जाए, यूएई में जाए, वहां पे जाके अपने लिए स्टेट्स खरीदे बैठे। मैं सबको जानता हूं, मैं इसलिए बाहर बैठा हूं। वरना मैंने तो आपको बताऊं कि 2013 में बलूचिस्तान और पाकिस्तान की सूरत हाल में जब मैंने गवर्नमेंट संभाली, केयर टेकर वो भी जी, तो मैंने तो कोई एक मिनिस्टर भी नहीं लिया। बगैर मिनिस्टर के मैंने उन हालात को ठीक किया जबकि धमकी थी यहाँ पे बलूचिस्तान में या वो जो आजादी पसंद लोग हैं उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन होने नहीं देंगे और अगर इलेक्शन हुए तो हम इलेक्शन छीनेंगे। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह 11 मई को इलेक्शन होने थे, वो मैंने करवा दिए। मुझे कहा गया 3 फेज, मैंने कहा नहीं, एक ही फेज में। 3 फेज का मतलब है बाहर से दुश्मन कहेंगे कि भाई बलूचिस्तान तो इनके कंट्रोल में नहीं है, ये इलेक्शन के दिन इलेक्शन नहीं कर सकता। तो मैंने करके दिखाया, लेकिन आपके सामने बैठा हूं मैं, लेकिन मैं बाहर बैठा हूं, मुझे कोई नहीं जानता है, ना कोई मेरे पास आता है। ऐसे ऐसे लोगों को आगे लाए हैं कि जिसका क्या कहते हैं आउटकम जो होगा वो आप देख लेंगे कि कितना हॉरेनस होगा, कितना खतरनाक होगा। वो सिर्फ टाइम, वेट फॉर द टाइम एंड सी। ऐसे नहीं है जी, बलूचिस्तान में सब ने फायदा उठाया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिसने एक टेन्योर यहाँ लगाया ना जी, 2 साल या 1 साल, जितने भी, वो आके अपना काम पूरा करके दिखा के चले जाते हैं। फिर हम मुफ्त में खामखा के लिए पंजाब क्योंकि आबादी के लिहाज से बड़ा है, शुरू से ही वो करता आ रहा है, हुक्मरानी करता आ रहा है, तो फिर हम इसको पंजाब को खामखा गाली देते हैं। मेरे वालिद स्पीकर थे सरदार ताला खान की हुकूमत में, जब हुकूमत तोड़ी गई भुट्टो साहब के दौर में, तो वहां से वो जो BSO के कॉम्प्रेस नौजवान भी और कॉम्प्रेस पार्टी के थे मेरे वाले भी, तो वो आते थे, वो पंजाब को गाली भी बकते थे और कहते थे कि जनाब आपको खा रहा है बस पंजाब और हमारा इस्तेहसाल कर रहा है। तो मेरे वालिद ने उनको कहा कि सब ये मत सोचो, ये तुम लोगों की अपनी कोताही और नालायकी है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना जी, इफ एट ऑल यू फेल ब्लेम समवन। पंजाब को निशाना मत बनाओ, तुम पढ़ लिख लो, ऊपर आ जाओ, उनकी जगह पे बैठ जाओ, फिर उनका वही इस्तेहसाल करो जो इस्तेहसाल पंजाब तुम्हारा कर रहा है, फिर तो ठीक है। ये क्या है कि मुल्क में अपने लोगों को मारना झगड़ना फर्क नहीं है। ये है कि आप पढ़ें लिखें, उनके बराबर आ जाएं, फिर जाहिर है फिर आपको भी पोस्ट मिलेगी तो आप उनका इस्तेहसाल करें। लेकिन हमको इस्तेहसाल करना भी नहीं आता ना जी, पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं जी। यानी आपके कहने का मतलब है पहले अपने गिरेबान में झांके, खुद को ठीक करें और फिर दूसरों से मुकाबला करें। एम आई राइट सर?
बिल्कुल ऐसे ही है, दो पहलवान लड़ते हैं तो दोनों तैयारियां करते हैं ना जी। बिल्कुल। अगर एक तैयार ना हो तो हार जाएगा ना। तो मेरे वाले ने साफ कहा उनको कि गाली दे कुछ नहीं होता है, अपनी हिस्से का काम करके दिखाओ, उसके बाद कर लो, क्या फर्क पड़ता है जी। हमारा एक ऑफिसर, बहुत अच्छा ऑफिसर है, मेरे दोस्त का बेटा है, आपके यहाँ पंजाब में लाहौर में उसकी पोस्टिंग होती है। वो अब हमारा टेलीफोन भी नहीं उठाता। उसका बाप मेरा क्लास फेलो था, ठीक है ना जी। वो पंजाब में जाके वो पंजाबी बन गए, उसके तरीके से सोच रहा है। वरना अगर उससे कोई बात कहूँ तो यकीनन मेरी बात माने। पंजाबी को इतना सलाम है कि वो गिराई का ख्याल करता है अपना जी। तो हमारी सियासी पार्टियां सियासी एजेंडा नहीं दे सकी, बाकी सब कुछ दिया है इन्होंने। बिल्कुल। देखिए सियासी पार्टियों की आपने बात की कि एक पोलियो जो कि एक अवामी मसला है, जो कि एक पूरी कौम का मसला है, और पोलियो की टीम पे हम देखते हैं आए दिन वहाँ हमले होते रहते हैं। बाकी बुनियादी चीज़ों को तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जब टीम जाती हैं तो उनके ऊपर जो है वो हमले किए जाते हैं, उनको सिक्योरिटी नहीं फराहम कर सकी हुकूमत। प्लस वहाँ पे पोलियो पर भी जो अभी आपने देखा था कुछ केसेस सामने आए थे, वहाँ पे जो है वो काबू नहीं पाया जा रहा। तो जो चीज़ें फिलहाल गवर्नमेंट इस वक्त इम्प्लीमेंट कर रही है तमाम सूबों की तरह, ये तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट का या बलूचिस्तान के सूबे की हुकूमत का, वो जो किसी की भी हुकूमत हो, चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो या आप मौजूदा पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, उनका काम बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको इम्प्लीमेंट करवाएं। बिल्कुल सही बात कही आपने, इसमें कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती, मैं कुछ कह ही नहीं सकता। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैंने सर्विस भी की है बलूचिस्तान के लिए जी। तो मुझे पता है, मैं जिस उसमें गया पोलियो सेंटर में गया जहाँ का मैं इंचार्ज था, वो स्टैटिक था, बंद था जी। उसकी जो वो थी क्या कहते हैं ईपीआई की जो सेक्शन में जो फ्रिज पड़ी हुई थी, वो फ्रिज जिसमें वैक्सीन रखनी थी उसको खोलना नहीं होता बार बार। वहां पे एक डॉक्टर थे इंचार्ज, वो बलोच थे, बलूचिस्तान के ओरिजिनल सन ऑफ सॉइल थे। उनकी बोतलें पड़ी होती थी जी, उनकी बोतलें। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता। मैं एक सेकंड रुकूंगी नवाब साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप ये किस शहर की बात कर रहे हैं बलूचिस्तान के? मैं लसबेला में हब चौकी कहते हैं, हब शहर की बात। मैं इंचार्ज था वहां का, तो मैंने वो सब जाय कर दी, वैक्सीन भी जाय कर दी। फ्रिज की बोतलें तो मेरे काम की नहीं थी, वो पिकवा दी मैंने। उसके बाद मैं नाजिमाबाद में, कराची में, क्योंकि मैं डॉ में पढ़ा हूँ, मेरा दोस्त IPI, उससे मैंने कहा यार मुझे कुछ ये वैक्सीन मैंने जाय कर दी है, खराब हो गई होगी। तो मुझे उस बेचारे ने मुझे बहुत सारी दी, और वो स्टेटिक सेंटर जो सालों से बंद पड़ा था, उसको बलूचिस्तान में नंबर 1 स्टेटिक सेंटर का इनाम भी मिला। लेकिन मैं बेइनाम बैठा रहा, मुझे पोस्टिंग कोई नहीं दी गई। मैं अपने बाप की वजह से मजबूर था, खौफ के मारे नौकरी कर रहा था। कि वो कहते थे कि लोग देखे कि बारूजी का बेटा नौकरी कर रहा है आवाम के लिए, तो वो नहीं। फिर मैं केयरटेकर चीफ मिनिस्टर बना, बाकी सबको एजाजात मिले, मुझे कोई एजाज नहीं मिला, ठीक है जी। तो मेरा मतलब है, मेरा ज़मीर मुतमईन है, मेरी आंखें ऊंची हैं। सोसाइटी में आपको पैसा आपकी आंखें ऊंची नहीं करता, आपकी ताकत आपकी आंखें ऊंची नहीं करती। नवाब साहब, आपने बहुत जो कहते हैं ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंकशाफ किया है। हम तो आपको पता है जो मीडिया वालों को कुछ एक खबर चाहिए होती है, तो आपने जो ये बताया है कि पोलियो वैक्सीन का ये हाल है, अगर वो पोलियो वैक्सीन किसी बच्चे को पिला भी दी जाती है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो जब लसबेला में ये हाल है, तो क्या पूरे बलूचिस्तान में इसी तरह हाल है? मैं गई थी मस्तूंग में एक दफा, तो वहां पे मैंने जो सेहत के जो देखे थे, इतनी बड़ी आबादी के लिए एक हॉस्पिटल था और गायनी में सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद थी। जिस तरह का मैंने हाल देखा, बहुत बुरा हाल था। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये पोलियो वैक्सीन का वहां पे पूरे बलूचिस्तान में यही हाल होता है कि इस तरह जाया कर दी जाती है, और अगर पिला, जब भी तो वहां से पोलियो के केसेस सामने आ रहे हैं। अब तो हम जड़ तक पहुंच गए हैं आपकी बात की वजह से। मैं आपसे अर्ज करूं कि मैंने आपसे कहा कि मैंने सर्विस भी की है, तो जब भी पोलियो का प्रोग्राम आता है ना जी, तो उसमें पैसे भी आते हैं। अच्छा, मसला ये फिर एक फेस्टिविटी बन जाती है जी। डिप्टी कमिश्नर के पास पैसे आते हैं, फिर वो जो सिस्टम है हमारा मेडिकल साइड पे भी, वो भी आते हैं। फिर गाड़ियां किराए पे ली जाती हैं, फिर उनको दवाइयां दी जाती हैं ले जाने के लिए। वो एम्प्यूज जो होते हैं, ड्रॉप्स वाले, वो ये जो क्या कहें वैक्सीनेटर्स हैं, वो जाय करते हैं, कागज पेट भर देते, लिख लेते कि जितने हमने लगाई ये। उसके बाद गवर्नमेंट्स
गवर्नमेंट के साथ फिर सोसाइटी में हमारी, क्योंकि अनएजुकेटेड सोसाइटी है ज्यादातर, मौलवी स्कूल एरिया में ज्यादा रिवेल करते हैं, लेकिन बलोच मौलवी भी उतना ही जालिम है, ठीक है ना जी। हाँ। तो वो भी कहते हैं कि ये हराम है। अब हम हराम, इस हराम से तो हम जो है ना अपने आप को करते हैं, बचाते हैं, बाकी सारी जिंदगी हमारी हराम से भरी हुई होती है, हर काम करते हैं, ठीक है जी। तो एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है। एक एडमिनिस्ट्रेटर आ जाए 5 साल के लिए, फिर आप देख लीजिए कैसे कोई होता है। लेकिन यहाँ पे है ही नहीं कोई, ना कौम परस्त सोचता है कि मेरी कौमें ही है, जिस कौम से मैं ताल्लुक रखता हूँ मेरी ही कौमें हैं, ये खराब होंगी। अभी तक है, बिल्कुल आपकी बात है। यहाँ पे इसी बदबख्त इलाके से जो ना पोलियो के केसेस अभी तक चले आते हैं। सर अभी भी यही अभी जो पोलियो की मुहिम चल रही है और चलती हैं, हम देखते हैं गाहे बगाहे 15 दिन बाद 20 दिन बाद पूरे मुल्क के अंदर ये होती है और यकीनी बनाया जाता है कि हर बच्चे ने पोलियो वैक्सीन जो है वो पी ली है। मैं इस्लामाबाद की बात कर रही हूँ, कराची की बात कर रही हूँ आपसे। तो अभी भी बलूचिस्तान के अंदर यही सूरत हाल है पोलियो के लेके, या तो वैक्सीन को सीरियस नहीं लिया जाता या इंतजामिया उसको सीरियस नहीं लेती और हर बच्चे को पिलाना उसको यकीनी नहीं बनाती, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करती। अभी भी ये सूरत हाल है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पैंडेमोनियम कहता हूं मैं इसको बीबी, इस तरह से है कि जब से पैसा आया है ना इस प्रोग्राम में, तो एक फेस्टिविटी हो गई है। गाड़ियां चाहिए होती, किराए पे लेके इन्होंने गाड़ियां ले गए, इतना वैक्सीन चला गया, इतनी बोतलें इस चीज की इसकी उसकी सब ले जाते हैं। और उसके बाद फिर जनाब प्रोग्राम होते हैं, फिर चाय है, केक है, रस है, पेस्ट्रीज है। सर मैं आपको 1 मिनट इंटरप्ट करूंगी सर, बस 1 मिनट इंटरप्ट करूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप बात करें और ये अवाम की बात है। आप कह रहे हैं कि जो पैसा लेती है गवर्नमेंट, जो भी हुकूमत हो, वो पैसा लेती है गाड़ियों के लिए और बाकी जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको डिप्लॉय करने के लिए, लेकिन वो पैसा लेकर जो है वो जेबों में चले जाता है मुख्तलिफ इदारों के अफसरान की। और ये प्रोग्राम जो है इस जगह पे आके जो इसका असल मकसद है मुल्क से पोलियो का खात्मा, उसको जो है वो खत्म हो जाता है, सिर्फ कागजों के पेट भर दिए जाते हैं। ऐसी ही है जी, ऐसी ही है। अगर आप यहाँ पे आएंगी देखेंगी पोलियो के सीजन में आ जाए, मैंने कहा ना जहाँ फेस्टिविटी होती है वहां पैसा बहुत ज्यादा क्या कहते हैं लूटा जाता है। तो ये फेस्टिविटी, ये तो प्रोग्राम है, ये तो हमको हमारा फर्ज है कि हम इस बीमारी को खत्म कर दे। देखिए स्मॉल पॉक्स, चीचक कहाँ है, खत्म हो गई, बाकी कुछ और है वो खत्म हो गई थी। उस वक्त तक गंदगी इतनी नहीं थी जितनी अब फैल गई है। हर कोई चाहता है कि मैं पैसे बनाऊं, किसी तरह से भी करूं। आप आएंगे यहाँ पे या कोई और भी आएगा यहाँ पे, देख ले, किसी को कुछ नहीं है, बस वो उनको अपना आदमी चाहिए आगे करने के लिए, वैक्सीनेटर फलाना ढिमकाना, वो मेरे हाथ में है तो करेंगे इस तरह से। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी बात है, वरना कौन सा मसला है, कौन सा मसला है। यहाँ बलूचिस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो खुद ढूंढते फिरते हैं कि भाई वैक्सीन नहीं हुआ, बच्चे को कैसे करवाएं। तो कहने का मतलब ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव पेंडेमोनियम है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो जाएगी, आप एकदम एक स्ट्रोक के साथ ही क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ ही मामला ठीक हो जाएंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमने ये मिसाइल बनाना है, ये इतने 1000 किलोमीटर पे जाके लगे। हमारी जो है गुफ्तगू जारी है और हमें ये पता चलता जा रहा है, इंकशाफ होते जा रहे हैं कि बलूचिस्तान में पसमानदगी क्यों है। पोलियो तो एक छोटी सी इसकी मिसाल है। मजीद भी बलूचिस्तान के बारे में बात करें। बात हो रही थी बलूचिस्तान की पोलियो वैक्सीन की। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और नवाब साहब ये बताइएगा कि जैसे कि मैंने कहा कि मादनियात से भरपूर सूबा है हमारा, और हम ये देखते हैं कि कोयले की कान में जो है वो काम होता रहता है। जाहिर है मादनियात निकाले जाते हैं कोयले की कान, और दूसरी जो इस तरह जोलॉजिस्ट जो इस पे काम कर रहे होते हैं, उनकी जोलॉजिस्ट की जो टीम काम कर रही होती है वहां पर। लेकिन एक चीज बड़े अफसोस के साथ कहनी पड़ेगी कि जब पूरी दुनिया में जब इस तरह कानों में काम किया जाता है, मादनियात पे काम किया जाता है, तो जो ये इसकी सिक्योरिटी, जो वहां पे लेबर काम कर रही होती है या वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाता है। मतलब जैसे हम देखते हैं कि कोयले की कानों में आए दिन जो है वो हादसे होते रहते हैं, फिर 4-4 दिन तक उनकी लाशें वहां से निकालने के लिए कोई मशीनरी गवर्नमेंट के पास मौजूद नहीं होती। तो प्लानिंग कहाँ है ये मादनियात को निकालने की? अगर आप उनको इस्तेमाल करने की बात करते हैं तो जो वर्कर आपके लिए काम कर रहा है उसकी सिक्योरिटी भी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, उस टीम की, उन इदारों की जिम्मेदारी है।
बिल्कुल जी, हुकूमत की ही जिम्मेदारी है। आपको एक सोसाइटी, एक वाइबल सोसाइटी देने के लिए आपकी सोसाइटी ठीक होनी चाहिए। हुकूमत का काम क्या होता है जी? सिर्फ हुकूमत करना, पैसे खाना, या पैसे ये करना वो करना, अपने घर बनाना, ये नहीं होता। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है आपके ऊपर। अल्लाह ने आपको हुक्मरान बनाया है। हुक्मरान मैं उनको कहता हूँ जो हमेशा से, जो सुपर एलिवेशन तक 60 साल की उम्र तक मुलाजिम भी होते हैं, हाकिम भी होते हैं। वो जो समझते हैं कि जो कुछ भी है माँ का दूध है, हम पर हिला रहा है, हम पिएंगे उस वक्त तक, जब तक माँ ना बख्शे। ठीक है जी। तो अब यही सिलसिला है, हुकूमत का काम है। ये फेलियर कंसेक्टिवली गवर्नमेंट्स का है, तमाम गवर्नमेंट्स का है। कोई भी गवर्नमेंट, अब सर्द गर्म चुशीदा हुकूमतें हैं वहां पे। पंजाब का जो प्राइम मिनिस्टर है वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर भी रह चुका है, एक बार नहीं 2-3 बार। तो फिर उसको क्यों समझ में नहीं आती कि बलूचिस्तान किस तरह का काम करे, कैसे ऑफिसर्स भेजे तो सबको, आवाम को अपना बच्चा समझे जी। हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं, बड़े ऑफिसर्स, वो समझते हैं कि हमारे पास बोले कि पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं ना जी, कि भाई हमारा हक है, हम गवर्नमेंट आए हुए हैं और ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। आवाम सब्जेक्ट नहीं होती। आवाम जो होती है आपके लिए दुआएं करती है कि आप आवाम को सही तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से रखेंगे और किसी का हक बगैर मांगे देंगे, और देने के बाद जतलाएंगे मत। अगर आप जतलाएंगे कि हमने ये दिया वो दिया, अपना बाप का किसी ने नहीं दिया होता। सरकार का पैसा, मुल्क का पैसा होता है वो, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मुझे देते हैं, आपको देते हैं, और वो खिदमतें करते हैं। न एजुकेशन ठीक है, ना हेल्थ ठीक है, ना जो है ना लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। तो आप बताइए ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? हम लोग तो यहाँ पे हैरान बैठे कि क्या करें, किसके साथ बात करें, किसके साथ नहीं करें। वही जो है ना, उन्हीं ने गम दिया हुआ जिन्होंने दवा दे दी। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। कि अब मैं आपसे एक पॉइंट पर आऊंगी जिसपे पार्लियामेंट में भी बहुत सारा डिबेट होती रही। आपने देखा कि पिछले दिनों भी ज़ायरीन की बस को जो है टारगेट किया गया, उससे पहले भी एक बस को टारगेट किया गया, बाकायदा तौर पे शनाख्ती कार्ड देखकर जो है वो गोलियां मारी गई। इस पे डिबेट हुई, बस डिबेट होकर ही खत्म हो गई। बहुत लोगों ने इस पे बात की कि बलूचिस्तान का वो जो नौजवान है, वो बेशक कबायली हो या वो और कहीं से आया हो, पंजाबी हो, जैसे आप कह रहे हैं आप पख्तून हैं, वो इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार है कि वो फिर मारने धारने पर जो है वो आ जाता है। वहाँ के जो कबाइल हैं, जो सरदार हैं, वो उस नौजवान को साथ लेके चलने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि आपने कहा फंड्स आते हैं, खा लेते हैं, और वो किसी के बाप का माल नहीं होता। मगर सर, माजरत के साथ कि जो वहाँ पे कबाइल हैं वो समझते हैं कि ये उनके बाप का माल है, तभी तो बलूचिस्तान की ये सूरत हाल है। तभी तो बलूचिस्तान का नौजवान जो है वो इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। ये फ्रस्ट्रेशन से कैसे निकाला जाएगा बलूचिस्तान के नौजवान को? देखिए, सीधी सी बात, आसान सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। किस्सा ये है कि आपका एजुकेशन सिस्टम, उस एजुकेशन सिस्टम में वेलिड लोग पॉलिटिकल पार्टीज हैं जी। आपको बताऊं कि एजुकेशन में इतना पैसा कमाते हैं लोग, आप अंदाजा कीजिए जी। हेल्थ जो है अपनी जगह पे, सब कुछ एक लंबी स्टोरी है बीबी। मैं आपको बताऊं तो बहुत आगे जाएगा। ये नहीं कि किसी को नहीं मालूम, सबको मालूम है सर, जबान ज़दे आम है, सबको मालूम है सर, जबान ज़दे आम है ये तो। अब लेकिन मैं आपसे एक शॉर्ट में, आप इतने सीनियर हैं, सन ऑफ सॉइल आप हैं वहाँ के, एक एक जड़, एक एक, जैसे अभी आपने पोलियो का हमें बता दिया कि पोलियो वहाँ से ख़त्म ना होने की वजूहात क्या है। सिर्फ पेपर्स का वेट, जो सिर्फ पेपर का जो पेट है वो भरा जाता है। तो कोई एक वन लाइनर आपके जहन में होगा कि किस तरह बलूचिस्तान के नौजवान को या आने वाली नस्लों को इस फ्रस्ट्रेशन से निकाला जा सकता है और कुछ उनको बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है? जी बिल्कुल, कोई इशू नहीं है। हर मसले का हल भी होता है। बिजली होती है, एक बटन होता है, वो किस चीज का हल है कि ऑन भी करना है, ऑफ भी करना है। इन मसाइल का भी हल अगर ना होता तो इस सोसाइटी में कौन सा काम है जिसका हल नहीं मौजूद। देखिए, अल्लाह ताला के कुरान के जरिए हमको पता है कि जी जो बीमारियां उतरी हैं उसके साथ उसका इलाज भी उतरा है। इन मसाइल का भी इलाज सबको पता है। जो बाकी लोग कर रहे हैं उसकी कॉपी कर ले, अच्छी सी कॉपी कर ले, भोंडी कॉपी मत करे। मसला बिल्कुल हल तलब है, आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। और सिर्फ ये करना है कि देखना कि कौन जो है ना है,
कौन कौन जो है ना मुल्क के साथ, इलाके के साथ, अपने घर के साथ, अपने गाँव के साथ वो है, क्या कहते हैं, मुखलिस है। तो आप मुखलिस लोगों को ढूंढना कोई इशू थोड़ी ही होता है। लेकिन अगर आपने वो करना है, इंजीनियरिंग करनी है, फिर डिजाइन बनाने हैं, फिर तो ठीक है। फिर डिजाइन तो बहुत किस्म के हैं जी। और डिजाइन, अभी पॉलिटिकल डिजाइन आपके सामने हैं, हर कोई दिखा रहा है और काम चला रहा है अपना। जेन्युइन कोई भी नहीं है, जेन्युइनली कोई काम नहीं हो रहा आवाम के लिए। मैं उस वक्त से देख रहा हूँ आज तक। तो मैंने आपको बताया कि आपको सीधा होना चाहिए, सोच आपकी सीधी होनी चाहिए, आपकी नजर सीधी हो, सब कुछ। तो कोई काम मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है जी। जस्ट बाय स्नैप ऑफ अ फिंगर आप किसी भी मसले का हल निकाल सकते हैं। बिल्कुल, देखिए मसले का हल निकाल सकते हैं। आपने कहा कि क्या वो कबाइल हों, क्या वो पंजाबी स्पीकिंग हो वहाँ रहने वाले, क्या वो पख्तून हो, जैसे कि अभी आपने बड़ी तफसीलन सारी चीज़ों को बता दी है। एक और भी मसला है, वहाँ पे जो हज़ारा बरादरी है उनको भी टारगेट करके जो है मारा जाता है। पिछली दफ़ा भी आपने देखा था कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो 12 लोगों को कान से निकाल कर जालिम तरीके से जो है उनको मार दिया गया था। और वो बड़े गरीब लोग थे, उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं था। और बहुत बड़ी तादाद में माइग्रेट करके जो है ये लोग मुल्क से बाहर भी जा चुके हुए हैं। ये इस मसले का हल जो फ़िरका वाराना मसला है, या जो फ़िरका वारानियत पर बेस मसला है, इसका आपको कोई हल नज़र आता है? क्योंकि मैंने जो वहाँ पे जाके देखा है बलूचिस्तान में, वो हज़ारा बिरादरी के जो हालात हैं वो बहुत बुरे, बहुत पसमानदगी है। गालिबन जूते सीने के कारोबार करते हैं ज़्यादातर लोग जो हैं वहाँ पर। बिल्कुल आपकी बात सही है जी। ऐसा नहीं है, इशू यही है कि आपको बताइए एक मजहबी मसला है, फिरका वारियत है हमारे मुल्क में, मुसलमानों में है। सीधी सी बात है, हमने कितने 72 फिरके का तो सुना है हमने, ठीक है ना जो। तो कहने का मतलब ये कि ये भी कि कोई हुकूमत आती है तो उसको ठीक कर सकती है, क्योंकि इन हुकूमतों में क्या कहते हैं, राइटिस्ट मौलवी साहबान भी हमेशा से रहे हैं। बलूचिस्तान की पहली असेंबली जब बनी और पहली गवर्नमेंट बनी, नेशनल अवामी पार्टी और जेयूआई की थी जी। जेयूआई अपने मौलाना फजल रहमान साहब के वाले साहब थे, मुफ्ती महमूद साहब, उनकी पार्टी। तो ये दोनों मुदना हुकूमत में थे, नैप और जेयूआई, ठीक है जी। तो इनको चाहिए था कि ये कौम परस्ती, सॉरी फिरका परस्ती को खत्म करते। अब हजारास बेचारे, हजारास का ये मसला है तो एथिकली वो 100% सारा कबीला जो इनका वो जो है शिया है जी। तो अब उसमें हजारा, फिर आपको पता है येलो रेस से नजर आते हैं, उनकी आंखें खूबसूरत सी, लंबी लंबी, छोटी छोटी, नाक उनका थोड़ा सा खूबसूरत सा दबा हुआ, तो ये नजर आते हैं दूर से। और हजारास तो मैं कहता हूँ वैल्यू है जी, चाइनीज स्टाइल के जो नजर आते वो। तो मैंने कहा कि हजारास तो इतने अच्छा काम करने वाले हैं, ये जूते, ये चपलियां, ये हर चीज, अपने क्या कहते हैं, जैकेट्स, हर चीज इस स्टैंडर्ड की बनाते हैं कि लोग इसको आके मार्केट से समझते हैं कि बाहर का सामान है। हजारा तो एसेंशियल पार्ट है हमारे बलूचिस्तान की सोसाइटी का, अफगानिस्तान से लेके सब इलाके तक। सारा मैंने आपसे अर्ज किया कि सर वक्त बहुत कम है। मैं बस एक शॉर्ट सा सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि आप उसका शॉर्ट सा जवाब दें कि जब बलूचिस्तान के तमाम, अभी आपने देखा होगा, सेनेटर्स जो है बिला मुकाबला मुंतखब होकर सेनेट में आ सकते हैं, पार्लियामान में आ सकते हैं, ऐसी सेटिंग्स कर सकते हैं अपने लिए, अपनी जात के लिए, तो क्या आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते? शॉर्ट इसका आंसर दीजिएगा सर। तो मैं अर्ज कहा कि सारा का सारा हमारे सिस्टम के अंदर ये कि व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या फायदा है। तो मेरे लिए वही फायदा कि मेरा घर अच्छा, मेरी गाड़ियां अच्छी, मेरे घर में पैसा बहुत ज्यादा जो कुछ करता चाहती है। हम सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, पॉलिटिक्स में भी सेल्फ सेंट्रिज्म आ गया है जी। कोई कुछ काम नहीं कर रहा। आपने बताया कि इमरान खान की हुकूमत के दौरान में छोड़े, ये पीपल्स पार्टी के दौर में भी हजारास के ऊपर हमला हुआ है, नून लीग के दौर में भी हमला हुआ है। ये क्या कहते हैं इसको, इलीगल पॉइंट से फाउल प्ले है। आप जो है ना बिलो द बेल्ट मारने के लिए बहुत कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौम परस्ती का जो है लोगों ने ये उसको नाम दे दिया कि इसको मारे। आम बलोच कोई पंजाबी को नहीं मारता, कोई किसी को नहीं मारता। और ये भी शरारतीकार जब देखते हैं तो ये सिंध के लोगों को भी मार देते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ वो डेवलप करें हम इस मामले को, नफरतों को फैलाने के लिए। अब तो आपके पंजाब में भी लोग नफरत करते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब साहब आपका।
और बलूचिस्तान के मसाइल अपनी जगह, और बलूचिस्तान के मसाइल हमको जो है, खुदा करे कि अभी इसके सामने से पसमानदगी जो बलूचिस्तान के नाम के साथ जुड़ गया है वो ख़त्म हो जाए। मगर जाते जाते एक छोटी सी बात कि बगावत वहीं जन्म लेती है जहां उम्मीद की किरण ख़त्म हो जाती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।